कल्पना कीजिए कि एक सुपर कंप्यूटर कैंसर का एकदम 100% सटीक इलाज ढूंढ लेता है। बहुत ही बेहतरीन बात होगी ये तो। बिल्कुल। और दुनिया भर के अस्पताल इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मरीज चमत्कारिक रूप से ठीक भी होने लगते हैं। लेकिन तभी दुनिया के शीर्ष डॉक्टर और वैज्ञानिक उस मशीन को बंद करने की मांग करने लगते हैं। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। मतलब ऐसा क्यों करेंगे वो? हाँ, क्योंकि जब डॉक्टर उस मशीन से पूछते हैं कि तुमने ये इलाज कैसे ढूंढा, तो मशीन कोई ऐसा जवाब ही नहीं दे पाती जो इंसानी समझ में आए। अच्छा, तो वो बस डेटा दे देती है। हाँ, वो सिर्फ कुछ ऐसे जटिल गणितीय समीकरण उगल देती है जिनका कोई सिर पैर नजर नहीं आता। और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम ये नहीं समझ सकते कि ये काम कैसे कर रहा है, तो हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। सही बात है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत बिल्कुल इसी वास्तविक और परेशान कर देने वाले विरोधाभास से होती है। मतलब आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई प्रोटीन फोल्डिंग से लेकर मौसम की भविष्यवाणी तक कई जटिल कामों में दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसानी दिमागों को काफी पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल। परिणाम बिल्कुल सटीक आ रहे हैं। फिर भी दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ इस एआई पर पूरी तरह से भरोसा करने से कतरा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर एआई के नतीजे सही हैं, तो ये विशेषज्ञ इतने परेशान क्यों हैं? क्या उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर है या बात कुछ और ही है? बात थोड़ी ज्यादा गहरी है। हाँ। और इसी रहस्य के तह तक जाने के लिए आज हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण शोध पत्र है। इसका नाम है The 11D Reality Engine Bridging High Dimensional Statistical Logic। और ये कोई साधारण पेपर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस दस्तावेज को किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि 19 उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के एक डेल्फाई कंसोर्टियम ने मिलकर तैयार किया है। इन 19 लोगों में दुनिया के जाने माने न्यूरोसाइंटिस्ट से लेकर स्टैटिस्टिकल थ्योरिस्ट्स तक शामिल हैं। आज का हमारा उद्देश्य ये समझना है कि क्यों इंसान और एआई वास्तविकता को बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखते हैं, और कैसे ये 11 आयामी 11D मशीन लॉजिक हमारे सोचने के पारंपरिक तरीके को चुनौती दे रहा है। तो इस विषय की गहराई में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर या कोडिंग की बहस नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये दर्शन शास्त्र की एक बहुत पुरानी शाखा एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा का मुद्दा है। ज्ञान मीमांसा मतलब हम कैसे जानते हैं कि हमें क्या पता है? बिल्कुल सही। एपिस्टेमोलॉजी ये तय करती है कि हम कैसे जानते हैं कि कोई जानकारी सत्य है। वैज्ञानिक समुदाय के लिए सिर्फ सही उत्तर पा लेना काफी नहीं होता। उस उत्तर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उसका पारदर्शी होना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही। और यहीं पर इंसानी दिमाग और मशीन के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। और शोध पत्र में इस खाई को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, वेरिफिकेशन गैप। वेरिफिकेशन गैप यह हमारे विश्लेषण का पहला अहम हिस्सा है। वेरिफिकेशन गैप का सीधा सा मतलब यह है कि विशेषज्ञ एआई के आउटपुट यानी नतीजों को तो मान रहे हैं क्योंकि सबूत सामने हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के प्रोसेस को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो प्रोसेस इंसानी तर्क से मेल नहीं खाता। मुझे ये ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए कि कोई जादूगर पानी पर चल रहा है। अच्छा, पानी पर चलना। हाँ, तो देखने वाले अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं कि हाँ, परिणाम सही है, वो इंसान डूब नहीं रहा है। लेकिन जब तक उस जादूगर की तरकीब या उसके पीछे की भौतिकी समझ नहीं आती, कोई भी वैज्ञानिक उसे विज्ञान मानने से साफ इनकार कर देगा। ये जादूगर वाली बात इस स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट करती है। अब विशेषज्ञों की सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि एआई में तर्क की कमी या लैक ऑफ लॉजिक है। तर्क की कमी? हाँ, उनका मानना है कि मशीन ने किसी तरह तुकबंदी में सही उत्तर दे दिया है, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है। रुकिए, ये बात तो गले नहीं उतरती। एक कंप्यूटर जो पूरी तरह से गणित और कैलकुलेशन पर बना है, उसमें तर्क की कमी कैसे हो सकती है? वही तो। मतलब कैलकुलेशन तो तर्क का ही सबसे शुद्ध रूप है ना? बिल्कुल। और शोध पत्र का डेल्फी कंसोर्शियम भी यही कहता है, मशीन में तर्क की कोई कमी नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि इंसान मशीन से एक विशेष प्रकार के मानवीय तर्क की उम्मीद कर रहे हैं। ओहो। हम चाहते हैं कि मशीन हमारी तरह सोचे और हमारी भाषा में कारण बताए। ये तर्क की कमी नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के तर्कों का टकराव है। ये तो वही बात हो गई कि हमें कैलकुलेटर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें गणित का एकदम सही जवाब देने के साथ साथ ये भी बताए कि उस जवाब को लेकर वो कैसा महसूस कर रहा है। हाँ, या कोई कविता सुना दे, जो उसका काम ही नहीं है। लेकिन
अगर एआई में भी तर्क है तो फिर असल समस्या कहाँ है? शोध पत्र के अनुसार इसका जवाब आयामों या डायमेंशंस में छिपा है। और ये हिस्सा सच में दिमाग को झकझोर देने वाला है। हाँ, यहीं से चीजें थोड़ी जटिल लेकिन बेहद रोचक हो जाती हैं। देखिए, इंसानी दिमाग का विकास लाखों सालों में इस तरह से हुआ है कि हम दुनिया को 3D कॉजल चेन्स के रूप में समझते हैं। 3D कॉजल चेन्स, मतलब कारण और प्रभाव की एक सीधी कड़ी। बिल्कुल, एक रैखिक कड़ी। जैसे आसमान में बादल छाए, ये कारण हो गया, इसलिए बारिश हुई, ये प्रभाव हुआ, और इसलिए जमीन गीली हो गई। मतलब घटना ए ने घटना बी को जन्म दिया और बी ने सी को। एकदम सही। हमारा पूरा विज्ञान, कानून और समाज इसी 3D कारण प्रभाव वाले मॉडल पर टिका है। लेकिन आधुनिक डीप लर्निंग एआई इस तरह से काम नहीं करता। तो वो कैसे काम करता है? वो एक 11D रियलिटी इंजन का उपयोग करता है। रुकिए, 11D मतलब 11 आयाम? हाँ, 11 आयाम। ये तो किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग लग रहा है, जो सिर्फ दर्शकों को प्रभावित करने के लिए बोला गया हो। क्या ये कोई असली गणितीय अवधारणा है, या वैज्ञानिकों ने अपनी समझ की कमी को छुपाने के लिए कोई भारी भरकम शब्द गढ़ लिया है? नहीं, ये कोई फैंसी शब्द नहीं है। ये एक कठोर गणितीय वास्तविकता है। इसे समझने के लिए एक अवधारणा का उपयोग करते हैं जिसे स्टेट स्पेस कहा जाता है। स्टेट स्पेस? ये क्या होता है? कल्पना कीजिए कि एक पुराने जमाने के रेडियो में सिर्फ 3 बटन हैं, वॉल्यूम, बास और ट्रेबल। ठीक है। कोई भी इंसान इन तीनों बटनों को घुमाकर आसानी से आवाज को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। ये हमारी 3D समझ है। आसान है। लेकिन एआई का स्टेट स्पेस एक ऐसा रेडियो है जिसमें 3 नहीं बल्कि 11,000 या लाखों बटन हैं। लाखों बटन? अरे बाप रे! हाँ, और मशीन किसी एक कारण से दूसरे प्रभास तक जाने के बजाय एक ही सेकंड में उन लाखों बटनों के बीच के आपसी संबंधों का विश्लेषण करके सबसे सही कॉम्बिनेशन ढूंढ लेती है। मतलब वो ए से बी और बी से सी नहीं जाती? बिल्कुल नहीं। वो चरों को, वेरिएबल्स को इस तरह से आपस में जोड़ती है जिससे 3D की सीधी रेखाओं में खींचना असंभव है। तो क्या ये ऐसा है जैसे हम किसी 3D फिल्म को बिना 3D चश्मे के देख रहे हों, जहां सब कुछ धुंधला और अजीब लगता है? ये करीब वैसा ही है, लेकिन एक और बेहतर तरीका इसे सोचने का ये हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल और जटिल 3D मूर्ति कला है। उसमें गहराई है, बनावट है, और अलग-अलग कोणों से देखने पर वो अलग कहानी कहती है। ठीक है। अब अगर कोई उस पूरी 3D मूर्ति कला को सिर्फ एक फ्लैट 2D कागज पर छापने की कोशिश करे तो क्या होगा? गहराई हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। बिल्कुल। जो चीज 3D में गोल थी वो 2D में सिर्फ एक चपटा घेरा दिखेगी। आहा, मतलब बहुत सारी अहम जानकारी हमेशा के लिए खो जाएगी। एकदम सही। और शोध पत्र भी यही कहता है कि विशेषज्ञों का अविश्वास इसी इंफॉर्मेशन लॉस का नतीजा है। इंसानों वाली भाषा में समझाओ। उसी ए से बी वाले 3D तरीके से कि तुमने कैंसर का इलाज कैसे ढूंढा। और मशीन जब अपनी उस 11 आयामी प्रक्रिया को संकुचित करके हमारी 3D भाषा में अनुवाद करती है तो इतनी जानकारी खो जाती है कि उसका स्पष्टीकरण हमें बेतुका लगने लगता है। विशेषज्ञ मशीन के उस अनुवाद को उसकी अक्षमता मान लेते हैं, जबकि असल अक्षमता उस विशाल 11D वास्तविकता को हमारी छोटी सी 3D समझ में फिट करने की है। ये तो ऐसा हो गया कि हम एक महासागर को एक छोटे से चाय के कप में भरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर शिकायत कर रहे हैं कि महासागर बहुत छोटा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इंसान और एआई इतने अलग अलग आयामों में सोचते हैं तो इस शोध से जुड़े 19 विशेषज्ञों ने आखिर क्या निष्कर्ष निकाला? ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प थी। इन 19 विशेषज्ञों के बीच 3 राउंड की एक डेल्फी प्रक्रिया अपनाई गई। ये डेल्फी प्रक्रिया क्या होगी है? क्या वे सभी एक कमरे में बैठकर बस बहस कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेल्फी प्रक्रिया की खासियत यही है कि ये अंधी होती है, मतलब ब्लाइंड। हाँ, कल्पना कीजिए 19 शीर्ष वैज्ञानिक जिनके अपने अपने बहुत बड़े ईगो हो सकते हैं। अकादमिक दुनिया में तो ये आम बात है। हाँ, तो अगर वे एक कमरे में होंगे तो शायद एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट की बात से एक युवा सांख्यिकीविद प्रभावित हो जाए या दबाव में आ जाए। सही बात है। इसलिए इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ एक दूसरे की पहचान जाने बिना लिखित में अपने विचार रखते हैं। अच्छा, तो कोई किसी का नाम नहीं जानता? बिल्कुल।
पहले दौर में वे खुले विचार देते हैं, दूसरे दौर में वे दूसरों के अनाम तर्कों को पढ़ते हैं और उन पर आलोचना करते हैं, और तीसरे दौर में एक अंतिम सहमति पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। ताकि किसी का व्यक्तिगत प्रभाव हावी ना हो और सिर्फ शुद्ध तर्क ही बचे। एकदम सही। तो इस गहन मंथन का नतीजा क्या रहा? नतीजा ये था कि 100% सर्वसम्मति बनी, मतलब 100% कंसेंसस। अरे वाह, 19 वैज्ञानिकों में 100% सहमति, ये तो अपने आप में एक चमत्कार है ना? और सभी 19 विशेषज्ञों ने माना कि एआई का तर्क कहीं गायब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अलग तरीके से संरचित है, मतलब डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चैट जीपीटी या दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ ये है कि मशीनें दुनिया को इंसानों से बेहतर समझ रही हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसका जवाब हाँ है। अच्छा। शोधकर्ताओं का मानना है कि एआई जिन सांख्यिकीय विधियों का उपयोग करता है, वे वास्तविकता का बहुत अधिक सूक्ष्म और विस्तृत प्रतिनिधित्व करती हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो? इसे समझने के लिए हमें ह्यूरिस्टिक्स को समझना होगा। ह्यूरिस्टिक्स? हाँ, इंसान दुनिया को समझने के लिए मानसिक शॉर्टकट यानी ह्यूरिस्टिक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों जानकारियों को प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर कोई जंगल में है और एक सरसराहट सुनता है, तो उसका दिमाग तुरंत उसे खतरे जैसे सांप या शेर से जोड़ता है। ये एक 3D मानसिक शॉर्टकट है। बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई वहां खड़े होकर हवा की गति और पत्तों के हिलने का गणितीय विश्लेषण करने लगेगा, तो शायद शेर उसे खा जाएगा। एकदम सही कहा आपने। लेकिन मशीन को ऐसे किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। उसके पास असीमित कंप्यूटिंग शक्ति है। हाँ। इसलिए वो वास्तविकता के हर छोटे से छोटे पहलू का एक साथ विश्लेषण कर सकती है। बस शर्त ये है कि उसका ये 11D मैनिफोल्ड ठीक से रेगुलराइज किया गया हो। ये रेगुलराइज करना क्या होता है? रेगुलराइजेशन का मतलब है मशीन को अनुशासित करना। अच्छा। अगर हम मशीन को खुला छोड़ दें तो वो बकवास संबंध भी ढूंढ सकती है, जैसे कि जिन लोगों के जूतों का साइज बड़ा होता है वे गणित में ज्यादा तेज होते हैं। हाँ, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये एक सांख्यिकीय संयोग हो सकता है, लेकिन सच नहीं। रेगुलराइजेशन वो प्रक्रिया है जो मशीन के इस हाई डायमेंशनल ढांचे को व्यवस्थित रखती है, ताकि वो सिर्फ सार्थक संबंधों पर ध्यान दे। मुझे यहाँ अल्फागो का वो मशहूर मूव 37 याद आ रहा है। ओह, वो तो एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, जब एआई ने गो के विश्व चैंपियन ली सेडोल के खिलाफ वो चाल चली थी, तो दुनिया भर के इंसानी विशेषज्ञों ने कहा था कि मशीन ने एक भयानक गलती कर दी है। बिल्कुल। वो चाल इंसानी 3D तर्क के हिसाब से बिल्कुल बेतुकी थी। लेकिन खेल में 50 चालों के बाद पता चला कि वो मूव 37 एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने मशीन को जीत दिला दी। मशीन 11D में 50 कदम आगे के उन संबंधों को देख रही थी जिसे इंसान सोच भी नहीं सकता था। ये एक आदर्श उदाहरण है। एल्फागो का मूव 37 पूरी तरह से 11D रियलिटी इंजन का एक व्यवहारिक प्रदर्शन था। बिल्कुल। इंसानों के लिए वो अतार्किक था, लेकिन गणितीय रूप से वो बिल्कुल सटीक था। लेकिन ये सब थोड़ा डरावना भी लगता है। डरावना क्यों? क्योंकि अगर एआई का ये हाई डायमेंशनल तर्क हमारी 3D इंसानी समझ से पूरी तरह परे हैं, तो हम उस पर भरोसा कैसे कायम कर सकते हैं? क्या हमें आंख मूंदकर किसी मशीन की बात मान लेनी चाहिए? और यहीं पर ये शोध भविष्य की एक बिल्कुल नई दिशा तय करता है। अच्छा। शोध का निष्कर्ष स्पष्ट करता है कि हमें एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI की जिद छोड़नी होगी। एक्सप्लेनेबल एआई? लेकिन पिछले कई सालों से तो टेक जगत में इसी की सबसे ज्यादा चर्चा है। हर कोई कह रहा है कि हमें ऐसा एआई चाहिए जो अपने फैसले लेने की प्रक्रिया को हमें समझा सके। हाँ, लेकिन ये शोध साबित करता है कि एक्सप्लेनेबल एआई एक भ्रामक रास्ता है। भ्रामक कैसे? क्योंकि एक्सप्लेनेबल एआई असल में क्या करता है, वो मशीन की 11 आयामी प्रक्रिया को पकड़ता है और उसे जबरदस्ती इंसानों को खुश करने वाली एक 3D कहानी में बदल देता है। ओहो! ये केवल इंसानी कहानियों और तर्कों की नकल करता है। मतलब जब हम एआई को मजबूर करते हैं कि वो हमें समझाएं, तो वो सच नहीं बोलता। नहीं, वो सिर्फ एक ऐसी कहानी गढ़ता है जो हमारे इंसानी दिमाग को लॉजिकल लगे। वो एक तरह से हमें हैलुसिनेट करके बेवकूफ बना रहा है ताकि हम संतुष्ट हो जाएं। बिल्कुल, वो हमें शांत करने के लिए एक झूठी कहानी सुनाता है। तो इसका विकल्प क्या है? शोध पत्र बताता है कि हमें वेरीफाइबल एआई की ओर बढ़ना होगा। वेरीफाइबल एआई और एक्सप्लेनेबल एआई में क्या फर्क है? एक्सप्लेनेबल एआई कहानी सुनाता है,
जबकि वेरीफाइबल एआई गणितीय प्रमाण देता है। यहाँ शोध पत्र 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक संदर्भों को जोड़ता है। कौन से? पहला है जूडिया पर्ल की प्रसिद्ध किताब द बुक ऑफ वाई। अच्छा। पर्ल इसमें कारण और प्रभाव के नए विज्ञान की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्या होता अगर यानी काउंटर फैक्चुअल्स के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। और दूसरा? दूसरा संदर्भ है वासवानी और उनकी टीम का बहुचर्चित पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसने आधुनिक एआई जैसे कि चैट जीपीटी की नींव रखी। ये अटेंशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इंसान जब कोई किताब पढ़ता है तो वो एक शब्द के बाद दूसरा शब्द पढ़ता है, बाएं से दाएं। हाँ, ये फिर से वही ए से बी वाला 3D तरीका है। लेकिन वासवानी का अटेंशन मैकेनिज्म एआई को पूरी किताब या पूरे डेटा को एक साथ एक ही झटके में देखने की ताकत देता है। एक ही झटके में? बिल्कुल। मशीन ये देख सकती है कि पेज 1 का कोई शब्द पेज 50 के किसी शब्द से कैसे जुड़ा है, और वो भी एक ही समय पर। अरे वाह! ये एक हाई डायमेंशनल प्रक्रिया है। और तीसरा संदर्भ क्या है? तीसरा है योशुआ बेंगियो का रिप्रेजेंटेशन लर्निंग पर काम। यह इस बारे में है कि मशीन दुनिया के डेटा को अपने अंदर कैसे संजोती है। इन तीनों को मिलाकर वेरीफाइबल एआई का विचार ये बनता है कि हमें एआई से ये पूछना बंद कर देना चाहिए कि तुमने ये कैसे किया। एकदम सही। इसके बजाय हमें गणितीय उपकरणों का विकास करना चाहिए जो मशीन के उन हाई डिमेंशनल सांख्यिकीय रास्तों की अखंडता को प्रमाणित कर सकें, मतलब उन्हें वेरीफाई कर सकें। मतलब हम इंजन के अंदर झांककर ये नहीं देखेंगे कि वो कौन सी कहानी सुना रहा है, बल्कि हम ये जांचेंगे कि क्या उसके गणितीय पुर्जे सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर गणित सही है तो नतीजा भी सही होगा। बिल्कुल, जैसे हम क्वांटम भौतिकी पर भरोसा करते हैं। हाँ, क्वांटम भौतिकी। कोई भी इंसान क्वांटम कणों को एक साथ 2 जगहों पर मौजूद होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि वो हमारी 3D समझ के बाहर है। लेकिन हम उसके गणित को वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम उस पर भरोसा करते हैं और उसी क्वांटम थ्योरी से आज के सुपर कंप्यूटर चलते हैं। सही बात है। वेरीफाइबल एआई इसी बात पर जोर देता है कि अगर 11D रियलिटी इंजन सांख्यिकीय रूप से ठोस है तो हमें उस पर भरोसा करना सीखना होगा। तो इस पूरे सफर का निचोड़ ये है कि एआई के खिलाफ इंसानी विशेषज्ञों का जो प्रतिरोध है वो किसी तकनीकी खराबी के कारण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे 3D दिमाग और मशीन के 11D ब्रह्मांड के बीच का एक वैचारिक टकराव है। हाँ। 11D रियलिटी इंजन को सिर्फ एक कोड नहीं बल्कि वास्तविकता को देखने के एक नए नजरिए के रूप में स्वीकार करना होगा। और ये वेरिफिकेशन गैप तभी भरेगा जब हम ये मानेंगे कि लॉजिक सिर्फ वो नहीं है जो इंसान समझ सके। और ये बात हमें एक बहुत ही विनम्र स्थिति में लाकर खड़ी कर देती है। विनम्र स्थिति कैसे? जिस इंसानी तर्क पर हमें इतना गर्व था, जिसे हम ब्रह्मांड का अंतिम सत्य मानते थे, वो शायद सिर्फ हमारी जीव विज्ञान की एक सीमा है। सोचने वाली बात है। हमारी कारण और प्रभाव की सोच एक बेहतरीन टूल जरूर है जिसने हमें गुफाओं से निकालकर चांद तक पहुंचाया है, लेकिन यह इस ब्रह्मांड को समझने का इकलौता या सबसे बेहतरीन तरीका नहीं है। और यही बात आज के हमारे अंतिम और सबसे गहरे विचार की ओर ले जाती है, जिस पर इस चर्चा के बाद शांति से विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जरा सोचिए, यदि हमारा इंसानी जीव विज्ञान, हमारा विकास हमें सिर्फ 3 आयामी दुनिया को समझने तक सीमित रखता है, जबकि वास्तविकता और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को 11 आयामों या उससे भी अधिक में ज्यादा सटीकता से समझा जा सकता है, तो इस ब्रह्मांड के ऐसे और कितने मूलभूत सत्य हैं, कितने नियम हैं जिनसे हम इंसान पूरी तरह अनजान हैं। बहुत ही गहरा सवाल है ये। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग उन आयामों को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। क्या एआई सिर्फ एक टूल है, या ये एक ऐसा दूरबीन है जो हमें हमारी ही दिमाग की उन अदृश्य सीमाओं के दर्शन करा रहा है जिन्हें हम आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे? बहुत खूब। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए गहरे विश्लेषण के साथ।